कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एम के शक्तिमान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। हम लोगों की जो यहाँ पे पेपर आउट सीएचएसएल एग्जाम के लिए जीके की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आज उसका ये 24वां सेट है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो जल्दी से वीडियो देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दी गई है इसी टेस्ट को अटैम्प्ट करने की। तो टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए और देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ब्लू इज लाइक ब्लू के लेखक कौन है। तो हमारे पास इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास जसविंदर विलन, दूसरा ऑप्शन है जोखा अलहर्ती, तीसरा ऑप्शन है विनोद शुक्ल और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक है ये आपकी है विनोद शुक्ला जी की, यानी कि जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप जो पुस्तक देख रहे हैं काफ़ी इसका सिंपल सा होम लोगो पेज है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये विनोद शुक्ला जी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि जो पूरा नाम आप देख सकते हैं विनोद कुमार शुक्ला। काफ़ी चर्चा में रही है ये बुक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टर्टल पैट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं। देखो टर्टल पैट्री क्या है, ये कछुओं की एक प्रजाति है। तो ये जो कछुए हैं ये आपके कहाँ पे रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में, वनों में, समुद्र में या दलदल में। तो जो टर्टल पैट्री होते हैं ये आपके समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके मध्य हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारे पास मराठा अफगान, दूसरा ऑप्शन है मराठा और मुगल, तीसरा ऑप्शन है अफगान और मुगल और लास्ट ऑप्शन है अफगान और टीपू सुल्तान। तो आपको पता है पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और उन्हीं में से आपका तीसरा युद्ध पूछा गया है जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था आपका मराठा और अफगानों के बीच, यानी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अफगानों जो मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, तो डेट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 14 जनवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैनुअल मरेरो 43 वर्षों के बाद किस देश के प्रधानमंत्री बने। 4 ऑप्शन है, फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है क्यूबा, वियतनाम या फिर जिबूती। तो मैनुअल मरेरो है ये 43 वर्षों के बाद यानी क्यूबा के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी पहला ऑप्शन जो आपका क्या सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ 43 वर्षों बाद और यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आज से 43 साल पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद होता था क्यूबा में, लेकिन इसके बाद इसको प्रधानमंत्री का पद यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद को दोबारा से मतलब कि मान्य किया जाने लगा और 43 वर्षों बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके बने हैं मैनुअल मरेरो। तो ये कहाँ का था, क्यूबा का था। अब जो क्यूबा की राजधानी है वो आप याद रख सकते हैं ला हवाना डेल एस्टे, ये क्यूबा की राजधानी है। और वर्तमान में जो क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कानेल, और ये किस महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है, यानी कि सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और सभी को इसका आंसर पता भी होगा। पहला ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -40, तीसरा -34 और लास्ट है -140। तो वह तापमान आपका -40 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा, -40, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर द सेम एट -40 डिग्री सेल्सियस. Since the scales converge, Celsius and Kelvin become equal at high temperature as the difference of 273.15 between of them get lost the noise. आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस लगभग कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो जो -40 डिग्री सेल्सियस की बात करें और यहाँ पर अगर -40 फ़ारेनहाइट की बात करें, जो दोनों टेम्परेचर होते हैं आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संप्रति युद्ध अभ्यास 2020 का जो 9वां संस्करण है वो भारत एवं किस देश के मध्य किया गया। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन या फिर बांग्लादेश। तो जो संप्रति युद्ध अभ्यास है ये आपका भारत और भारत के जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश उसके बीच लड़ा गया। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, शेख हसीना जी हैं। कौन है, शेख हसीना। ठीक है, ये हमें अपने वर्तमान देशों के पशु पक्षियों के नाम ये सारे हमको पढ़ कर जाने हैं एक बार, क्योंकि पशु पक्षियों के नाम, उनके प्रधानमंत्री और आपके आसपास, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था सीएचएसएल के एग्जाम में, आसपास के पड़ोसी देशों का बहुत ज़्यादा डाटा पूछ लिया गया था। तो आपको तैयार करके जाने हैं। मैं भी इस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड करते चलूँगा और साथ साथ में को समझाते हुए चलूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? पहला ऑप्शन है इसके लिए बम्बई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, पूना अधिवेशन में या फिर मद्रास अधिवेशन में। तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में यानी 1906 ईस्वी में, ठीक है। और इस में आपका क्या होता है, जो आपका कांग्रेस था दो दलों में बट गया था, एक तो आपका नरम दल था और दूसरा आपका गरम दल था, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। तो जो ऑप्शन बिल्कुल बी है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा? तो कल भी मैंने आपको अयोध्या राम मंदिर से एक क्वेश्चन बताया था कि इसकी हाइट कितनी है, तो 161 फीट इसकी हाइट है। अब और शैली का भी मैंने आपको नाम बताया था, तो याद करने की कोशिश कीजिएगा आप। पहला ऑप्शन है आपका द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद आए या ना आए, लेकिन मैं आपको याद दिलाने की दोबारा कोशिश करूंगा। नागर शैली में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौन द्राविड़ शैली है, कौन नागर शैली है, कौन वेसर शैली है। क्या आपको इनमें फ़र्क पता है कि द्राविड़, नागर, वेसर इस प्रकार की शैलियों में क्या फ़र्क होता है? तो आप इस फोटो के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और ये लास्ट नीचे देख रहे हैं ये वेसर शैली में बना हुआ मंदिर है। तो आप देख रहे हैं कि नागर शैली में जो मंदिर है वहाँ पे एक इस तरह का गुंबद होता है और 3 आपके इस तरीके के बने हुए हैं। और अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो ये इस टाइप का डिज़ाइन होता है। और वेसर शैली जो कि साउथ इंडिया में पाए जाते हैं इस प्रकार के मंदिर, वो ये होते हैं। तो जो राम मंदिर बनाया जा रहा है वो आपका नागर शैली में बनाया जा रहा है, यानी जो पहला वाला फिगर देख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन है एस श्रीधरन, दूसरा है सत्यपाल मलिक, तीसरा ऑप्शन है वजुभाई वाला और लास्ट ऑप्शन है सत्यदेव नारायण। तो जो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण सिंह जी हैं, ठीक है। और हरियाणा के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी चंडीगढ़ है और इसकी सीमाएं उत्तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में जुड़ी हुई हैं। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। अब हाल ही में आपको जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हमारे जो राज्यपाल हैं वो तो हम पता कर ही चुके हैं, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष और लास्ट ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी दल का नेता, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब थोड़ा जान लीजिए लोक लेखा समिति क्या होती है और इसके क्या कार्य होते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। और पहली बार कब हुआ था? 1921 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 लोकसभा तथा राज्यसभा से हैं और यह सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। कौन होता है? विपक्षी अपोजिशन दल का जो क्या होता है नेता होता है। अब इसके द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं देख सकते हैं। पहला कार्य क्या है? समिति के कार्यों के अंतर्गत CAG, ठीक है, और कैग जिसको कहा जाते हैं महान्यायवादी के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रमुख जांच जो राष्ट्रपति द्वारा संसद को प्रस्तुत की जाती है। जिन क्षेत्रों तथा कार्यों के लिए सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है व्यय भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है या अथवा नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ की जांच भी ये लोक लेखा समिति करती है। विभिन्न स्वायत्त अर्ध स्वायत्त संस्थानों के लिए स्वीकृत राशि तथा उसकी तुलना में कम या अधिक व्यय का निर्धारण भी यह समिति ही करती है। किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा के मद में खर्च राशि की जांच करना और राशि में खर्च के लिए स्वीकृत राशि अधिक है या कैसी है, ये सब क्या करती है? ये लोक लेखा समिति का ही काम होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि केवल ये सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करती है और इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? अभी आपको पता है इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो जैसे कि इनके नाम में लगा हुआ है इंदौरी, क्या लगा हुआ है? इंदौरी। और इंदौर ये आपका किस में कहाँ पड़ता है? इंदौर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, ठीक। अब आपको राहत इंदौरी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अभी इंदौर शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी हुई थी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी में इंदौर आपका कई साल 2-3 सालों से आपका पहला नंबर 1 स्वच्छ शहर बनकर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारे पास वाइल्ड ईगल, दूसरा है तेंदुआ, तीसरा है ड्रैगन और लास्ट ऑप्शन है सफ़ेद घोड़ा। तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका वाइल्ड ईगल, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? पहला ऑप्शन है अंडमान, दूसरा ऑप्शन है निकोबार, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप और लास्ट है ये सभी। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा भारत का मैप है। इस साइड आप देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और आप इसके अगर इंडिया के इस साइड जाइए, ये अरबियन सी जो आप देख पा रहे हैं, यही आपका अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। तो अगर हम बात करें ये इधर की, तो ये आप जो देख पा रहे हैं ध्यान से, ये लक्षद्वीप वाला पार्ट देख रहे हैं, तो ये यही आपका लक्षद्वीप है ये, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पड़ रहा है? अरब सागर में पड़ रहा है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया किसका संरक्षण करते हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन के का, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन का, तीसरा ऑप्शन है फैट यानी कि वसा का और लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो मानव शरीर में जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं ये विटामिन की का सिंथेसाइजेशन करते हैं, यानी कि विटामिन के यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और विटामिन के को आपको पता है कि ये ब्लड को जमने की जो कंडीशंस होती हैं उनको भी निर्धारित करता है। तो विटामिन के से आप खून करके याद कर सकते हैं, के से मतलब खून, ठीक है। तो अगर रक्त के जमने की प्रक्रिया के बारे में विटामिन पूछा जाए तो आपका विटामिन के सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है? पहला ऑप्शन है शीशा, दूसरा ऑप्शन है NO2, तीसरा ऑप्शन है SO2 और लास्ट ऑप्शन है Hg यानी कि मरकरी। तो शीशा जो धातु होती है जो मोटर कार के और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो आपका अगर हम सिंबल करें तो Pb होता है। इसकी जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 82 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान 207 होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, लास्ट है पश्चिम बंगाल। तो आप ये तो मैप में देख सकते हैं, ये आपका नया ही मैप है। यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग तरीके से दिखाया भी गया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका क्या पड़ रहा है, ये आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश और आप दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड, तो ये उड़ीसा है आपका, ठीक है। ये आपका झारखंड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी पार्ट है ये आपके झारखंड से टच नहीं करता, तो जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सार्वत्रिक रक्तदाता कौन से लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप होता है? कौन सा? ए, बी, ओ या फिर AB? तो आपको बता दें जो यूनिवर्सल ब्लड डोनेटर होते हैं वो होते हैं O नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की कहीं बात नहीं की गई, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो किसी को भी रक्तदान कर सकते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा था कि जो सार्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है वो होता है आपका AB, ठीक है। AB वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ये किसी भी ब्लड को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ये रिसीव कर सकता है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय? ये पिछले 2-3 छोटे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। तो जो मधुबनी चित्रकला है ये आपकी बिहार की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 रैंकिंग में पहला स्थान किसका आया है? पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, MIT अमेरिका और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 रैंकिंग जारी की गई है इसमें सबसे पहला जो स्थान आया हुआ है MIT अमेरिका का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MIT का मतलब होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 4th नंबर पर है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका 5th नंबर पर है, ठीक है। ETH ज्यूरिख ये आपका 6th नंबर पर है, और जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी रही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये आपकी 7th नंबर पर है। तो पहला पूछा जाए तो MIT अमेरिका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास सरकारी कर्मचारियों के वेतन, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद और लास्ट ऑप्शन है कावेरी जल विवाद। तो सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बनाने के लिए किया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। ये नाम जरूर याद रखिएगा कि सरकारी आयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे वो थे रणजीत सिंह सरकारिया, और इसका कार्य भारत के केंद्र एवं राज्य संबंधियों से संबंधित शक्ति और संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था, ठीक है। तो ऑप्शन बी है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन किया गया है? क्रिकेट के लिए ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा एवं हार्दिक पांड्या,
झूलन गोस्वामी एवं शिखर धवन और हरमनप्रीत कौर एवं दीप्ति शर्मा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी 2020 के लिए जो अर्जुन अवार्ड मिलना है वो दीप्ति शर्मा और ईशान शर्मा को मिलना है। ये है फोटो दीप्ति शर्मा की और इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है आपके ईशान शर्मा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम और लास्ट ऑप्शन है टंगस्टन। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें अगर हम सबसे अधिक कठोर धातु की बात करें तो वो है आपकी टंगस्टन। कौन सी? टंगस्टन। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है और इसका जो सिंबल होता है वो W होता है और इसकी जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है वो 74 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है आय का वृत्ताकार प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, तीसरा ऑप्शन है फर्म के स्तर पर संसाधनों का आवंटन और लास्ट ऑप्शन है संतुलन कीमत एवं मात्राएं। तो उसके पहले तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य एवं समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखो 2 प्रकार के अर्थशास्त्र यहाँ पे डिस्क्राइब और अंतर बताया गया, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पहले देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक बृहद इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार एवं विकास से होता है। इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति होती है और समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आय एवं रोजगार का निर्धारण करना है। तो यानी कि आय का जो वृत्ताकार है प्रभाव है, यानी कि इसमें आय और इसमें जो उसकी मुख्य समस्याएं आती हैं रोजगार की, वो आपका इसमें देखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, कहाँ से नहीं गुजर सकती? जितने भी लोग इंटर साइंस से किए होंगे तुरंत याद आ गया होगा, जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। तो आपको पता है ध्वनि आपकी निर्वात से नहीं निकल सकती है, क्योंकि जो लोग स्पेस में भी होते हैं उनको देखो वो आपस में एक दूसरे से वायरलेसली या किसी उपकरण के माध्यम से कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन वहाँ पे हवा नहीं होती, निर्वात होता है, तो वहाँ की जो आवाज़ है वो दूसरे को नहीं सुनाई देती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 25 हमारा। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? पहला ऑप्शन है 100%, 75%, 80% या 60%। तो आपको बता दें जो 100% शुद्ध सोना माना जाता है वो होता है आपका 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात कही है आपसे कितनी? 18 कैरेट की। तो जैसे आपको पता है कि 24 अगर 100% सोना है शुद्ध प्योर, तो आपका बताओ 18 कैरेट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, हम कैसे निकालेंगे? आपका हो जाएगा 100/24 और गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। काटो यहाँ से, 6 3 जा 18 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 4 से इधर काटेंगे तो 25 4 जा 100 हो गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 25 × 3 यानी कि 75% आपका क्या होता है? 18 कैरेट गोल्ड में सोना पाया जाता है। तो कभी भी आपसे कोई भी कुछ पूछे कि कितने % क्या होता है, तो आपको केवल एक डाटा याद रखना है कि 24 कैरेट बराबर कितना है? 100% होता है बस। बकाया कितने भी कैरेट का पूछे आप तुरंत उसकी सोने की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, आपको इस टेस्ट में मजा आया होगा, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। जितना भी आपका स्कोर बने हमें बताइए। मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेशन 25 में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।